हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम एटम्स स्पेशल क्लास कर ही रहे हैं, तो ये है इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे हम आगे क्लास को कनेक्ट कर पाएंगे 10th क्लास की। तो ये है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब किसी भी एटम का एक दूसरे से कैसे मिलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एटम एटम ही दुनिया में एग्जिस्ट है, नहीं, बट ये सर एटम मिलके एक एलिमेंट बना है। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन देखेंगे जिसमें हाइड्रोजन, क्लोरीन जैसे ये एसिड है, ये कैसे एग्जिट हुआ, तो कैसे ये कंबाइन हुआ, ठीक है, कैसे ये मिलन हुआ। तो उसी के बारे में आज हम जानेंगे। जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है उसी का दूसरा नाम क्या है? वैलेंसी। क्या है? वैलेंसी। ओके, तो हमने क्या क्या पढ़ा? बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट पढ़े। उसके पहले वाले इसमें 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं कि एटम से क्या बनता है। एटम से बनता है मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स मतलब कि कभी कभार अलग अलग एटम के बनते हैं। जैसे एटम मान लो कि एक है आपका हाइड्रोजन, अगर दूसरे हाइड्रोजन से बनता है तो हो गया H2, ठीक है। तो ये है आपका मॉलिक्यूल्स। जैसे क्लोरीन, एक क्लोरीन प्लस दूसरा क्लोरीन बनता Cl2। ऑक्सीजन भी O प्लस O क्या हो जाएगा? O2। तो ये सब आपका मॉलिक्यूल्स है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सेम एलिमेंट हो, ये भी हो सकता है कि अलग अलग है। जैसे H प्लस Cl क्या हो जाएगा? ये मॉलिक्यूल्स HCl, ठीक है। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि सेम और डिफरेंट एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ओके, क्लियर है? द नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन विथ विच वन एटम ऑफ एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। तो यहाँ पे HCl मतलब जो हाइड्रोजन का एटम है या क्लोरीन का एटम है, ये सब क्या है? अगर एक दूसरे के साथ मिल जा रहा है तो क्या बना सकता है? कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड बनाता है। कंपाउंड मतलब यही कि मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड में यही अंतर रहता है, ज़्यादा नहीं। अगर ये स्टेबल हो गया या अनस्टेबल भी है, लेकिन दो मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं, यहाँ पे दो एटम जुड़ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स हो रहा, दो या दो से अधिक हो रहा तो कंपाउंड भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये वाला लाइन क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एटम या क्लोरीन के विथ विच वन एटम ऑफ एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। कंपाउंड बनाने के लिए आपको दो एटम की ज़रूरत पड़ती है, या तो हाइड्रोजन की ले लो या तो क्लोरीन की, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल के रूप में, तो उसी का नाम क्या कहा गया? कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन बिकॉज बोथ पोजेस कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वन। यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन क्यों रखा गया, क्यों चर्चा किया गया? H और Cl, Cl मीन्स क्लोरीन, क्योंकि इसका जो कंबाइनिंग कैपेसिटी दोनों का क्या है? 1 1 है। हाइड्रोजन का भी 1 है, क्लोरीन का भी 1 है, ठीक है। आगे हम जानेंगे किस में प्लस है किस में माइनस है। तो दोनों क्या पोजेस करता है, क्या रखता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना का? 1 का। जैसे H2O वाटर अगर लें तो ऑक्सीजन कंबाइंड विथ 2 हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे हाइड्रोजन के पास कितना हो गया? अब 2। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी किसका है? ऑक्सीजन का कितना है? यहाँ पे 2 है, ठीक है। अगर आप NH3 लो, NH3 यानी अमोनिया, तो अमोनिया में N एक है, H3 है, तो H यहाँ पे कितना जुड़ गया? 3, ठीक है। MgCl2, MgCl2 में Cl कितना जुड़ गया? 2। तो ये जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है हाइड्रोजन और क्लोरीन की, किसके साथ? N के साथ। यहाँ पे 3 हो गया, तो N का यहाँ पे N का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सिमिलरली मतलब सेम वैसे ही MgCl2 में Cl का तो कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 है, लेकिन Mg के साथ जुड़ गया तो Cl को 2 होना पड़ा, तो Mg का जो कंबाइनिंग कैपेसिटी वो है आपका 2। ओके, तो दिस एग्जाम्पल शो हाउ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम्स दे कैन कंबाइन। हाइड्रोजन और क्लोरीन का आपको पता है हमेशा कितना रहेगा? 1, लेकिन
अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन किसी दूसरे एटम के साथ जुड़े हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे H2O था, MgCl2 था, तो यहाँ पे हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे Cl के साथ, मतलब Cl किसके साथ जुड़ा हुआ है, Mg के साथ। तो आप दूसरे एटम के भी जो H2O में जो ऑक्सीजन दूसरे एटम है, इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी हम जान सकते हैं किसके साथ तुलना करेंगे तो हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन कितना जुड़ा हुआ है, 2, तो ऑक्सीजन का कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना हो गया, 2। यहाँ पे MgCl2, Cl से हम पता करेंगे दूसरे एलिमेंट का, दूसरा एलिमेंट क्या है, Mg के साथ कितने Cl जुड़े हुए, 2, तो Mg का कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना हो गया, 2। तो आपका ये H और Cl मतलब हाइड्रोजन और Cl क्लोरीन, ये आपका इंडिकेटर है कि वो कितना नंबर ऑफ एटम से जुड़े हैं, उतना ही दूसरे एटम का, दूसरे एलिमेंट का कंबाइनिंग कैपेसिटी है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब हम देखेंगे किसके बारे में, लेट अस लर्न हाउ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम इज़ डिसाइडेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यानी जैसे हम K सेल में 2 रख रहे थे, L सेल में 8, M में 18, ठीक है, ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये तो आउटर मोस्ट सेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम इज़ नोन एज वैलेंस सेल। आउटर मोस्ट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा N हो, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा N की बात हो, नहीं। मान लीजिए क्या है, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो उसका शुरुआत सेल भी 1 है और आउटर मोस्ट सेल भी कितना है, 1 है। तो जो 1 है ये सेल, मतलब एटम तो 1 है लेकिन सेल उसके पास K रहेगा, तो यहाँ पे होना चाहिए कितना, यहाँ पे आपका होना चाहिए 2, लेकिन हाइड्रोजन के पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास 1 ही सेल है, तो जो इस सेल को क्या कहेंगे हम, सबसे लास्ट सेल है, शुरुआत भी और लास्ट भी इसी का, तो जाएगा वैलेंस सेल। क्या कहलाएगा, वैलेंस सेल, मतलब बैलेंस समझो कि बचा हुआ सेल, ठीक है। अगर यहीं पे अगर बात करें हाइड्रोजन का, सोडियम का क्या है, Na, इसके पास कितने एटॉमिक नंबर है, 11। कितने सेल बनेंगे, ये तो हो गया Na का न्यूक्लियस, ठीक है। मान लीजिए कि Na हो गया, इसे ये नहीं करेंगे, तो ये आपका हो गया K सेल, L सेल और M, क्योंकि 11 है ना, तो K में कितना ऐड होगा इलेक्ट्रॉन, 2, L में 8, 2 और 8 हो गया कितने, 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 हो गए, बचा कितना, 1। तो लास्ट का जो सेल था जिसमें 1 है, L वाला, इसका KLM वाला, तो वो आपका कहलाएगा क्या, वैलेंस सेल। तो आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहरी वाला जो सेल है इसका, वो आपका क्या कहलाएगा, वैलेंस सेल। क्लियर है? द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट इज़ नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और उस वैलेंस सेल में, जैसे यहाँ पे वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन बचेगा उसको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट, द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट का जो ये है एटम है, उसका सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, जो हम पढ़ चुके थे बोर वाला में। इट इज़ कॉल्ड ऑक्टेट। जिस भी एटम का आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे तो मान लो कि 11 हो गए। सोडियम से पहले आएगा नियॉन, तो नियॉन में आपका जो एटॉमिक नंबर है वो है 10। तो 10 में क्या, कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, K में 2, L में 8, तो L वाला में कितना हो गया, 8 हो गया, तो इस वाले सेल को क्या कहेंगे हम, ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब वो ऑक्ट मतलब 8, तो ऑक्टेट, ठीक है, ऑक्टेट। तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व एलिमेंट विथ कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 8 इलेक्ट्रॉन जिस पर रहेगा वो कंप्लीट हो जाएगा। और 2 इलेक्ट्रॉन इन द केस ऑफ हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसके पास K रहेगा हमेशा, He हीलियम, उसके पास K है, तो ये आपका क्या है, ऑक्टेट है। हीलियम के केस में 2 और बाकी के केस में 8,
तो वो हो जाएगा आपका ऑक्टेट। तो ये आपका कौन सा फॉर्म कहलाएगा? स्टेबल फॉर्म। स्टेबल मतलब ये रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। मोर स्टेबल मतलब स्टेबल, आप उसके पास सब कुछ है, पूरा पूर्ण है, फुलफिल है वो, तो वो अनरिएक्टिव है। तो उस टाइप का सेल, जैसे यहाँ पे अब 10 वाला एटॉमिक नंबर है नियॉन, वो है आपका इनर्ट गैस, मतलब वो रिएक्शन नहीं करेगा। नियॉन का शायद क्या है फॉर्मूला पता नहीं, Ne, तो वो आपका स्टेबल है, कोई रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड एटम विथ इनकम्प्लीट वैलेंस सेल, ऐसे भी एटम है, मान लो कि सोडियम ही समझो, यहाँ पे सोडियम था, यहाँ पे इस पे जो आउटर मोस्ट सेल में तो 8 नहीं है, सिर्फ 1 है, तो इनकम्प्लीट है। जहाँ पर भी कंप्लीट नहीं है मतलब वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा, अभी भी वो बहुत रिएक्शन करेगा वो, क्योंकि सच एलिमेंट लॉस गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए, ठीक है, अगर हम वैलेंस सेल को ये कर रहे हैं, स्टेबल करना चाह रहे हैं, तो या तो आउटरमोस्ट सेल में आप ऑक्टेट बनाओ, ऑक्टेट बनाना ही पड़ेगा। लेकिन इसका जो केस है, सोडियम का केस, लास्ट में क्या बचा? 1, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रॉन को लूज़ करो। जैसे सोडियम किसी को दे देगा अपना इलेक्ट्रॉन, तो बच जाएगा सिर्फ ये 8 अंदर के, और उसके अंदर वाले 2, तो सिर्फ बचेंगे 10। तो बाहर वाला जो सेल है उसमें बच जाएंगे कितने? सिर्फ 8। तो बन गए आपका क्या? ऑक्टेट। जब भी ऑक्टेट बना मतलब स्टेबल कंडीशन में आया। स्टेबल आया मतलब वो रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे और भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि अभी 4, ठीक है, 8 का अगर हम ये करेंगे, आधा आधा करेंगे, क्या क्या हो जाएगा? 4। मान लीजिए कि 4 से कम है किसी भी सेल में, मान लो कि के सेल, फिर एल सेल और एम सेल में 4 से कम है इलेक्ट्रॉन। सोडियम का तो समझ में आ गया। दूसरा अगर जानेंगे, सोडियम के बाद जो भी है उसमें 3 हो गए, लेकिन 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसमें 2 है, इसमें 8 है, लेकिन जो आउटर मोस्ट है, जो बाहरी एरिया है, उसमें सिर्फ 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो या तो इसको ऑक्टेट बनाने के लिए, मतलब 8 तक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 में 5 इलेक्ट्रॉन को जोड़ सकते हैं, 8 बन गया। या जो 3 बचे हैं उसको हटा दो, माइनस कर दो, तो हो जाएगा 0, और जो अंदर के बचे 8 वो हो जाएंगे। तो आप ये सोच के बताओ कि 5 इलेक्ट्रॉन लाना आसान है या जो 3 बचे हैं उसमें उसको हटाना आसान है? कौन सा आसान रहेगा ज़्यादा? 5 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए आपको बहुत सारा एनर्जी चाहिए, कोई भी 5 इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। तो अच्छा है कि आप जो 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ये 1 2 3, ये आप लूज़ कर दो, हटा दो, ठीक है। क्योंकि 4 से कम है तो हटाना मुश्किल है, हटाना आसान है, तो हम माइनस कर दिए, हटा दिए, तो बचा सिर्फ कौन सा इलेक्ट्रॉन? ये अंदर के, इसके, जिसमें पहले वाला 2 में है, बाद में 8, तो ये बन गया यहाँ पे ऑक्टेट। तो ये स्टेबल हो गया। ये हो गया पहला केस। दूसरा केस हम क्या समझेंगे? मान लो आउटर मोस्ट सेल में ये के एल एम सेल में यहाँ पे 4 से ज़्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन, 4 से ज़्यादा, यहाँ मान लो कि कितना हो गया? 6 हो गए, 6 है, 8 नहीं है लेकिन 6 है। अब हमको आउटर मोस्ट सेल में क्या बनाना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6, आउटर मोस्ट सेल में हमको 8 बनाना पड़ेगा। ऑलरेडी अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन से हमको 8 बनाना है। तो हम क्या करेंगे? 2 ऐड कर दो, तो जाएंगे 8। या दूसरा रास्ता क्या है? 6 से 6 इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दो, यानी माइनस कर दो, तो हो जाएंगे 0। तो अगर पहला वाला 0 हो गया तो 8 अंदर का बच जाएगा। कौन सा आसान है? 6 इलेक्ट्रॉन किसी को देना या 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना? तो इस केस में आसान ये है कि कोई भी 6 इलेक्ट्रॉन आपसे कोई लेगा नहीं,
क्योंकि उसके पास भी उतना एनर्जी नहीं रहेगा कि इलेक्ट्रॉन ले ले 6 इलेक्ट्रॉन। तो बेटर है कि आप किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, 8 बन जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका ऑक्टेट। और ये हो गया स्टेबल। हर एक एटम स्टेबल होना चाहता है, मतलब वो अपना लाइफ में बैलेंस होना चाहता है। जैसे हम लोग भी पढ़ लिख के नौकरी लेना चाहते हैं, अच्छा कमाई करना चाहते हैं, ताकि आगे की लाइफ अपना अच्छा हो, भविष्य अच्छा हो, ठीक है। तो एटम में भी ऐसा ही है। जो आउटर सेल में, जिस एटम के आउटर सेल में 4 से कम है, 4 से कम है यानी 1 2 3 है, ये सब क्या करता है, दूसरे को दे देता है, यानी इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है, ठीक है, 4 से ज़्यादा है, जैसे 5 6 7, तो इस टाइम में क्या करता है, ये गेन करता है इलेक्ट्रॉन, दूसरे से 8 बनाने के लिए दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेता है। अगर मान लो ये तो हो गया 4 से कम या ज़्यादा, ठीक है। मान लो तीसरा केस सिर्फ 4 रहा, तो आउटर मोस्ट सेल में कभी कभार 4 रहता है। जैसे कार्बन का ही ले लो, कार्बन में कितने हैं इलेक्ट्रॉन नंबर, 6। तो पहला तो 2 चला जाएगा के वाला सेल में, के वाला सेल में 2 चला गया। दूसरा में आ जाएगा एल, एल में क्या आएगा, कितने, सिर्फ 2, सॉरी सिर्फ 4। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन किसका है, कार्बन का। तो इस केस में क्या करता है कार्बन, इस केस में वो शेयर करता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्बन हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4, जो आउटर मोस्ट सेल है। एंड कैन नॉट ईजिली गेन और लॉस, आसानी से वो 4 इलेक्ट्रॉन कोई लेगा भी नहीं, ना ही किसी को दे पाएगा ना ले पाएगा, ठीक है। तो उस केस में क्या करता है, देयरफॉर इट कैन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो ऐसे और भी इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब ऐसे एटम हैं जिसके पास 4 वैलेंस सेल है, कार्बन के अलावा और भी हो सकता है, जिसका आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। तो ये कार्बन और दूसरा वाला जो एलिमेंट होगा वो दोनों शेयर करता है और बनाता है क्या, ऑक्टेट। ऑक्टेट किस लिए बनाया जाता है, ताकि वो रिएक्शन ना करे, स्टेबल रहे, ठीक है। ये है। अब नेक्स्ट आगे क्या लिखा हुआ, 10 द वैलेंसी ऑफ एटम, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज़ 4, सम कंपाउंड अफेयर टू वायलेट द यूजुअल वैलेंसी रूल। तो ये सब आप कुछ जो ये है बचा हुआ वो सब आप पढ़ेंगे 11th क्लास में, हायर स्टडीज़ में। अभी के लिए ऑक्टेट बनता है, रिएक्शन नहीं होता, इसलिए वैलेंस होने के लिए क्यों बन रहा वो सब समझना आपका काम है, ठीक है। अब आगे देखो, कैन यू प्रेडिक्ट, क्या आप भविष्यवाणी कर सकते हो, व्हाट हैपन टू द एटम दैट ऑलरेडी हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट सेल, कि उस टाइप के इलेक्ट्रॉन में क्या होता होगा, या एटम में क्या होता है जिसका आउटरमोस्ट सेल ऑलरेडी उसमें ऑक्टेट है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है। जैसे नियॉन, जिसका 2 एटॉमिक नंबर 10 बता रहे थे, पहला वाला में तो के में 2 ही आएगा, बाद में 8 आ गया। तो इस टाइप के एटम क्या करता होगा, ठीक है, ये पूछो, ये समझो, ये ऑलरेडी ऑक्टेट है, ऑक्टेट मतलब स्टेबल है, तो ये ना लूज़ करेगा ना गेन करेगा। तो ये क्वेश्चंस, विल दे ट्राई टू लूज़ और गेन इलेक्ट्रॉन, नहीं, ट्राई ही क्यों करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो फुलफिल है अपना लाइफ से, ना उसे कुछ चाहिए ना वो कुछ किसी को देगा, ठीक है। सब ऑक्टेट बनाने के लिए लड़ रहा है, इसके पास तो ऑलरेडी ऑक्टेट है, 8 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, तो क्यों किसी से झगड़ा बोलेगा कि नहीं मुझे दे दो, अदला बदला करेंगे, नहीं, वो अपना लाइफ से सेट है, ठीक है। अब आते हैं एग्जामिन टेबल 8.4, तो वहाँ पे आपको 8.4 वाला में देखना पड़ेगा। फिर देखो इस टाइप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें भी ऐड करो, वो आपका काम है। अब तो अभी तक क्या हमने देखा कि ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, कि सभी एलिमेंट एटम किसी भी एलिमेंट का कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नंबर सेम रहता है, ठीक है।
मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम ही रहता है। अगर उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 प्रोटॉन भी होगा, तो वही आपका एटॉमिक नंबर भी होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन का नंबर या इलेक्ट्रॉन का नंबर। लेकिन अब क्या बता सकते हो कि क्या वही सेम है रिगार्डिंग न्यूट्रॉन? नहीं, न्यूट्रॉन्स का तो हमने अलग बताया था ना कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है न्यूट्रॉन की संख्या भी प्रोटॉन से बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए, मतलब बैलेंस रखने के लिए न्यूट्रॉन्स की संख्या को बढ़ा रहे हैं, तो उसका नंबर ज़्यादा होता है। तो साइंटिस्ट हैव ऑब्जर्व दैट एटम ऑफ सेम एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे बताएं कि एलिमेंट सेम हो सकता है, बट एटम सेम भी हो सकते हैं सेम एलिमेंट के, बट उसका जो न्यूट्रॉन्स का संख्या है वो ज़्यादा ही हो सकता है। व्हाट इफेक्ट डज दिस डिफरेंस एंड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ एटम? जब न्यूट्रॉन्स की संख्या बढ़ती है तो मास में उसका इंक्रीमेंट होता है, मास नंबर बढ़ाता है। अब उससे से रिलेटेड कि जब न्यूट्रॉन्स की संख्या बढ़ती है तो क्या आता है, क्या होता है, वो जानेंगे। ये अपना लास्ट टॉपिक है, तो जल्दी हम बताएंगे आइसोटोप के बारे में। आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स में आपका एटॉमिक नंबर सेम रहता है, लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग रहता है। क्या बोले? एटॉमिक नंबर की सेम होता है, जैसे ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल एंड हैव सेम मास, कि सभी एलिमेंट का जो एटम है उसमें वो आइडेंटिकल है, मतलब एक जैसा है और सेम मास है। लेकिन पहले डाल्टन ने बोला था इसे, लेकिन बाद में क्या पता चला कि न्यूट्रॉन की संख्या किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। कम का तो नहीं, लेकिन ज़्यादा होती है। ठीक है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन येट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर प्रोटॉन तो सेम रहता है इलेक्ट्रॉन के इतने, बट प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं किसी किसी में। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या है वो आपका मास नंबर। याद करो, मास नंबर इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, कभी कभार ट्विन एटम्स रहता है। ट्विन एटम मतलब एटॉमिक नंबर सेम रहेगा बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, डिफरेंट मास नंबर, उसी को बोलते हैं आइसोटोप। ट्विन का मतलब होता है जुड़वा, दिख रहा है सेम लेकिन दोनों का वजन अलग अलग है। दोनों का नाम सेम है, हाइड्रोजन ही है, बट उसका जो वजन है वो अलग अलग है। क्यों? क्योंकि उसके न्यूट्रॉन की संख्या उसमें अलग अलग है, ये कारण है। तो ये है आपका आइसोटोप का डेफिनेशन कि हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप। एग्जाम्पल में हाइड्रोजन का देखो, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है। प्रोटोनियम, याद रखना, प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम, टाइटेनियम। हर एक एटॉमिक नंबर नीचे में एक एक है, लेकिन जो मास नंबर है ऊपर में है, जैसे 1, 2, 3। तो ये है आपका मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग अलग है। ये है आपका आइसोटोप्स। ठीक है, सेम हम पढ़ेंगे कार्बन का भी है ऐसे 3 आइसोटोप है, C6, C612, C613, C614। इसको पढ़ो आप। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज आपको पता है मैथ वाला। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? आइसोबार। आइसोबार क्या है? आइसोबार में उल्टा, उसका उल्टा। उसमें क्या हो रहा था आइसोटोप में कि एटॉमिक नंबर सेम रहता था एंड मास अलग। लेकिन आइसोबार में क्या है कि मास आपका सेम रहेगा, मास सेम रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है, अलग अलग है, डिफरेंट। ठीक है, उसको बोलते हैं आइसोबार। तो जैसे एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पे कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 20 है। पोटेशियम का 19 है। एटॉमिक नंबर अलग अलग है। आर्गन का क्या है? 18 है। तो ये सब 19, 20, 18, 19, 20 एटॉमिक नंबर है कैल्शियम, पोटेशियम एंड आर्गन का। लेकिन अगर उसको हम मास नंबर देखें सब तीनों का तो क्या है? 40 है। ठीक है, आपका कैल्शियम, पोटेशियम और आर्गन, ये सब का मास कितना है? 40। मास को हमेशा कहाँ देखा जाता है? ऊपर। ठीक है, 40, इसका भी 40, इसका भी 40, तीनों का सेम है।
बट एटॉमिक नंबर क्या है, अलग अलग है। इसका 20, 19, 18। ठीक है, ये आपका आइसोटोप्स। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है एटम्स के बारे में। तो ये है आपका छोटा सा एटम्स के बारे में जो क्लास लेना था 10th क्लास को बढ़ाने के लिए, वो आप यहाँ से रेफरेंस ले सकते हो। अब हम कंटिन्यू रखेंगे आगे की क्लास। तो ये सब आपका रिवीजन होना चाहिए कि सबसे पहले क्या आया, एटॉमिक डाल्टन मॉडल, डाल्टन एटॉमिक मॉडल, डाल्टन साइंटिस्ट का नाम है। उसके बाद थॉमसन एटॉमिक मॉडल जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में बताया। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल लेके आया, न्यूक्लियस के बारे में बताया। बोर एटॉमिक मॉडल क्या बताया, एनर्जी लेवल। फिर आप 11th क्लास में पढ़ोगे क्वांटम मैकेनिक मॉडल। फिर आगे भी आते रहेगा वो सब, साइंटिस्ट अब जब बनोगे आप तब पढ़ोगे। ठीक है, तब तक के लिए रिवाइज़ करो। जहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन है कमेंट करो, हम बता देंगे, क्योंकि आपका समझना मेरा प्रायोरिटी है, मेरा जिम्मेदारी है। ओके, तब तक के लिए एंजॉय, पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।